Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी विजय जी के जिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा अगला वीडियो आपके लिए जो था वो प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड था और प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधित में महत्वपूर्ण बातें थी। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उससे रिलेटिव उसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित किस तरह के प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से एकत्रित किया गया महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से क्या पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न संख्या 1 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है? हमारा ऑप्शन ए है अभिलेख, बी है संहिता, सी है सिक्के। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है संहिता। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मों के अध्ययन से किसी काल के वासियों के बारे में प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है और संहिता हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा 2। प्राचीन भारत का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारा ऑप्शन ए है साहित्य साक्ष्य, बी है विदेशी यात्री विवरण और सी है हमारा उपयुक्त सभी। हमारा सही उत्तर उपयुक्त सभी है। दोनों ही हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था। साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट है हमारा 3। प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने कितने भागों में विभाजित किया है? हमारा ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 5। सही उत्तर ऑप्शन ए है हमारा 3। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने जानने के 3 भागों में विभाजित किया है। हमने उस वीडियो में बताया था, जो है साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को 2 अलग तरीके से पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही, लगभग या दोनों सेम ही है, पर दोनों का पूछने का तरीका अलग है, तो इसे हम कंफ्यूज ना हो और इसका उत्तर हमारा एक ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट यानी 4। इतिहास का पितामह माना जाता है निम्न में से किसे? हमारा प्रश्न संख्या 4 है, इतिहास का पितामह किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन ए है प्लूटार्क, बी है हमारा हेरोडोटस, सी है हमारा लिवी। सही उत्तर हमारा हेरोडोटस है, यानी ऑप्शन बी हेरोडोटस हमारा सही उत्तर है। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की थी। हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने 5वीं शताब्दी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया था। जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया था। हमारा नेक्स्ट है 5। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? हमारा प्रश्न संख्या 5 है, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? हमारा ऑप्शन ए है यूनानी लिपि, बी है ब्राह्मणी लिपि, सी है खरोष्ठी लिपि। हमारा ऑप्शन ए है यूनानी लिपि, बी है ब्राह्मणी लिपि, सी है खरोष्ठी लिपि। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी है ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक 372 ईसा पूर्व में राजा बना। ज्ञात होता है कि राजगद्दी के लिए शुरू में काफी झगड़ा हुआ था, क्योंकि अशोक का राज्याभिषेक उसके गद्दी पर बैठने के 4 साल बाद यानी 268 ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद उसने लगभग 37 यानी 37 साल तक भारत के एक विशाल भूभाग पर राज्य किया। अशोक की अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। किस अभिलेख से पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? हमारा ऑप्शन ए है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, बी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, सी है सकंद गुप्त का भीतरी अभिलेख। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे। वह उत्तर भारत के शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट की रात में पीठ पर छुरा भोंककर सम्राट की हत्या कर दी और अपने आप को राजा घोषित किया। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए।
धनदेव का अयोध्या अभिलेख से पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हमारा अगला यानी 7, एशिया माइनर में बोगाजगोई नामक स्थान में मिले अभिलेख में किन देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है। हमारा ऑप्शन ए है मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ताय। बी है इंद्र, सविता, अग्नि। सी है हमारा मित्र, अग्नि, वरुण और नास्ताय। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ताय। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजगोई नामक स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं यानी इंद्र, मित्र, वरुण आदि का उल्लेख मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट 8, भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन कब से माना जाता है। हमारा ऑप्शन ए है गुप्त काल, बी है सेंधव काल, सी है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। भारत में सिक्कों का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है। प्रारंभ में मुख्यतः तांबे तथा चांदी के सिक्कों का निर्माण हुआ। अधिकांश आहत सिक्के पूर्वी यूपी यानी इलाहाबाद, शाहपुर तथा बिहार यानी मगध से मिले हैं। देखते हैं नेक्स्ट यानी 9, निम्न में से कौन सा वेद सर्वाधिक पुराना है। हमारा ऑप्शन ए है सामवेद, बी है अजुर्वेद, सी है ऋग्वेद। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया की प्रथम पुस्तक और प्रथम धर्म ग्रंथ है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे ऋषि कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। पहले ऋग्वेद ही था, उसके कुछ श्लोकों से मिलकर एक नए श्लोकों के साथ फिर सामवेद और अजुर्वेद और अंत में अथर्ववेद की रचना हुई। देखते हैं हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित अंतिम प्रश्न संख्या यानी 10, मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा था। मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा था। हमारा ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त। सही उत्तर ऑप्शन ए है यानी चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक में किया। तो आज का हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटिव महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों का कलेक्शन पसंद आया होगा। इससे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ सहायता प्राप्त हुई होगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से किस तरह के प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं या हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और यही हमारे चैनल पर बरकरार रहिए। हम हर रोज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, हमारे नॉलेज के लिए काफी आवश्यक है, जो पूछे जाएंगे। तब तक के लिए